नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक राहुल गांधी से ईडी 3 दिनों तक नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर चुकी है। शुक्रवार को चौथे दिन की पूछताछ से पहले राहुल गांधी ने ईडी से पूछताछ की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने ईडी को पत्र लिखकर सोमवार तक की छूट की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने उन्हें एक दिन का पूछताछ में ब्रेक दिया। हालांकि शुक्रवार की पूछताछ से पहले राहुल गांधी ने ईडी से पूछताछ का समय बढ़ाने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी को लिखे पत्र में शुक्रवार की बजाय सोमवार को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए उपस्थित होने की बात कही है। राहुल गांधी के पूछताछ को आगे बढ़ाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। ईडी को यह नहीं बताया गया कि क्यों पूछताछ को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनके पीछे जो ताकतें हैं, जो एजेंसीज को गाइड कर रही हैं, पिछले 8 साल से लगातार सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज को दबाने का काम हो रहा है। कल भी जैसा कि आप जानते हैं, हम सब अपने पार्टी के दफ्तर जा रहे थे, हम सबको डिटेन किया गया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है 3 दिन पहले कि हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये बेवजह अनावश्यक दबाव डालकर एजेंसीज का दुरुपयोग बंद करें। और सोनिया गांधी जी को बुलाया गया 23 तारीख को, राहुल जी को 3-4 दिन लगातार बुला रहे हैं। ये पूरा प्रकरण है शुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेशर कर विरोधियों की जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हैं, उन लोगों पर दबाव बनाने का काम हो रहा है। बिल्कुल हम लोगों को डिटेन किया, पार्टी के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया, तो देश पूरा देख रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कृपया करके हम शांति बना के रखें और हम गांधी जी की पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों को सिद्धांत को नहीं भूलना है और अपने संकल्प से, अपनी ताकत से, अपनी अहिंसात्मक प्रयासों से हम इन लोगों को झुकाएंगे और वो लोग जो हमको डराने की कोशिश करते हैं वो इस संघर्ष में हारेंगे। आप सब ने जो समर्थन दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन आपसे आग्रह है कि पूरा देश आज देख रहा है, हम सबको संगठित रहना है, एकजुट रहना है, अपनी आवाज को मजबूती से रखना है, लेकिन शांति और अहिंसा का रास्ता जो गांधी जी ने दिखाया था, जिसको हमारी पार्टी का नेतृत्व भी इख्तियार करता है, उसी रास्ते पर चलना है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। राहुल गांधी ईडी के सामने लगातार पेश हो रहे हैं, अभी क्या कुछ अपडेट है? अब अगली बार उन्हें कब पेश होना है? और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी ने ईडी से कुछ राहत मांगी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगातार पिछले 3 दिनों से यही चीज प्रक्रिया देखने को मिल रही थी। लगातार ईडी के समक्ष जो है राहुल गांधी पेश हो रहे थे और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि ईडी के सवालों का जवाब जो है राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। लगभग कह सकते हैं 30 घंटे के ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है और कल यानी कि जिस तरीके से एक दिन का ब्रेक दिया गया था राहुल गांधी को, और उसके बाद में आज राहुल गांधी जो है वो लगभग 11 बजे करीब जो है वो ईडी के सामने दोबारा से समक्ष पेश हो सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की तरफ से, कल एक पत्र लिखा गया ईडी को और लगातार ये भी कहा गया कि उनको 3 दिनों का समय चाहिए ताकि जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो लगभग 20 तारीख के करीब स्टार्ट की जाए। यानी 3 दिन का जो समय मांगा जा रहा है वो राहुल गांधी की तरफ से वो क्यों मांगा जा रहा है, और सिर्फ जो जानकारी जो ईडी जो मांग रहा है या फिर कहें जो पूछताछ का सिलसिला है उसमें राहुल गांधी जो है बार बार अपने बयानों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईडी की जो परेशानियां वो बढ़ती नजर आ रही है। ईडी जो है वो संतुष्ट नहीं, राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बार बार राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के समर्थन में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि टायरों तक जलाया गया, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी लगातार प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो है ईडी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि
कांग्रेस पार्टी जो है वो झुकेगी नहीं और जी। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस रणनीति के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं जमकर खड़ी रहेगी। मगर जिस तरीके से अब 3 दिन का समय मांगा गया था, मगर ईडी की तरफ से ये 3 दिन का जो समय है शायद अभी तक नहीं दिया गया। मगर देखना होगा 11 बजे तक क्या राहुल गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगे या 3 दिन का समय उनको दे दिया जाएगा। मगर कोशिश यही की जाएगी कि आज शुक्रवार यानी कि आज के दिन राहुल गांधी से पूछताछ जरूर हो सके और जिन सवालों का जवाब जो ईडी मांगने की कोशिश कर रहा है या फिर राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है उनके स्पष्ट तौर पर जवाब आज मिल सके। जी। और इस बीच 17 तारीख को पहले से ही ऐलान कर दिया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसको लेकर दिल्ली पुलिस अभी कितना अलर्ट पर है? और शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज भी है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखना एक अलग ही चुनौती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तरफ से लगातार कल भी स्पष्ट किया गया था कि राहुल गांधी अगर ईडी के समक्ष जितनी बार भी पेश होंगे वो उतनी बार प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से पिछले यानी कि बुधवार को देखने को मिला था, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश भी की गई कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ना रहे, टायर तक जलाया गया, पुलिस से भी झड़प की गई और यहाँ तक की कोशिश ये की गई कि जो ईडी कार्यालय है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाए। तमाम जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। मगर यहाँ पर बात करें आज की प्रक्रिया की तो ईडी के समक्ष जिस तरीके से पेश होंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता फिर दोबारा से सड़कों पर उतरने की कोशिश करेंगे और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी धारा 144 लगा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी कार्यालय तक लगातार ये कोशिश की जाएगी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करने दिया जाए और अगर करते हैं तो उनको जबरन अरेस्ट कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। मगर देखना होगा कि अभी तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगभग कह सकते हैं 800 के करीब गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है रूल तोड़ने को लेकर। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ईडी के द्वारा राहुल गांधी को आज पेश होना है, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता दोबारा से प्रदर्शन करेंगे या फिर कहीं टायरों के जो जलाया गया था उसके साथ साथ कहीं और भी चीजों को हिंसक करने की कोशिश करेंगे? तमाम जो प्रक्रिया होगी वो जरूर देखने को मिलेगी। मगर दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से बिल्कुल सतर्क होती नजर आती है। ईडी कार्यालय की बात करें तो ईडी कार्यालय के लगभग कह सकते हैं 3 लेयर की जो सुरक्षा कवच है वो बनाया गया। दोनों तरफों के जो रोड है वहां तक बिल्कुल कह सकते हैं छावनी के तौर पर बदल दिया गया। किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा, चाहे वो मीडिया कर्मी हो उनको भी वहां तक उनके बगैर आई कार्ड के जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वहां तक अगर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। जी राजीव, सोनिया गांधी की अभी तबीयत को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 20 जून को उन्हें भी समन जारी किया गया 20 जून के लिए। क्या 20 जून को आकर ईडी के सामने पेश हों? 17 तारीख हो चुकी है, 3 दिन का समय है, तो उनकी तबीयत को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की जिस तरीके से ईडी के समक्ष पेश हुए, मगर सोनिया गांधी को भी पहले नोटिस दिया जा चुका था। उनकी भी जो पेशी थी वो लगभग 8 तारीख की थी, मगर वो कोरोना पॉजिटिव हुआ और उनके बाद में वो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो इसकी वजह से वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाई। मगर लगातार कहीं ना कहीं 17 तारीख को कह सकते हैं सोनिया गांधी को दी गई थी, उसमें भी अभी तक सोनिया गांधी की जो तबीयत है डॉक्टरों की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो चुकी है नहीं हो चुकी है। लगातार वो ईडी के समक्ष पेश होंगी या नहीं होंगी, मगर लगता यही है कि राहुल गांधी जो आज पेश होंगे वो सवालों के जवाब से कहीं ना कहीं बचते हुए दोबारा से नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों की प्रक्रिया के अंदर भी यही देखने को मिला था। अगर सोनिया गांधी आज पेश होती हैं तो क्या उस तरीके के जवाब होंगे? मगर राहुल गांधी के साथ लगातार कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लगातार ईडी कार्यालय तक जाती हैं और लगातार जो बातचीत का प्रक्रिया होती है उसमें भी कहीं ना कहीं शामिल होने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी की अगर तबियत ठीक होती है तो वो उनको भी कहीं ना कहीं ईडी के समक्ष पेश होना होगा और जो तमाम जो सवालों के जवाब है वो राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से ईडी जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जी आखिरी सवाल है, कांग्रेसी कार्यकर्ता अब तक कितने हिरासत में लिए जा चुके हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिन्होंने द्वारा प्रदर्शन किया गया था, पहले सत्याग्रह के नाम से जरूर प्रदर्शन किया गया था मगर वो बाद में हिंसक होता हुआ नजर आया। मगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं 800 के करीब जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, उनको हिरासत में भी लिया गया था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को बंद नहीं करना चाहते हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जितनी बार भी सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी ईडी के सामने होंगे वो इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे ज्यादा भी प्रदर्शन
बढ़ सकता है। मगर देखना होगा कि ये प्रदर्शन आज कितना सफल हो पाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से जितनी सख्ती करी गई है, क्या उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती की जाएगी, या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास होंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से वो किस तरीके से किए जाएंगे, या फिर आज भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाएगा। ये तमाम जो प्रक्रिया है ठीक वो है। जरूर देखने को मिलेगी, मगर कहीं ना कहीं ईडी के समक्ष जो है वो राहुल गांधी को पेश होना होगा। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब राजधानी लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 2 शुक्रवारों को उठी हिंसा के मद्देनजर योगी सरकार और उनका पूरा अमला अलर्ट मोड पर है। आज एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी संपर्क कर शांति की अपील की है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि जुम्मे की नमाज को लेकर ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए 132 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी सीएपीएफ की तैनात की गई है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी जगह जगह लगाया गया है। एडीजी ने कहा कि जुम्मे से पहले पुलिस लगातार धर्मगुरुओं से बातचीत कर उनसे शांतिपूर्ण जुम्मे की नमाज अदा करने की अपील कर चुकी है। एडीजी कानून प्रशांत कुमार ने कहा कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर धर्मगुरुओं से संपर्क किया गया है, उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। बरेली में एक विरोध प्रदर्शन होने की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने अब अपने प्रदर्शन की तारीख आगे बढ़ा ली है। प्रशांत कुमार ने बताया कि 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हर हिंसक प्रदर्शनों के मामले में प्रदेश में गुरुवार सुबह तक 357 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक पुलिस व्यवस्थापन का प्रश्न है, तो 132 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहाँ रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। साथ ही साथ जो भी उपद्रवी पहले से जिन्होंने डिस्टर्बेंस किया है, उनके विरुद्ध पूरी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नजर योगी सरकार और उनका पूरा अमला अलर्ट मोड पर है। आज एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी संपर्क कर शांति की अपील की है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि जुम्मे की नमाज को लेकर ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की समस्या न आए। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए 132 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी सीएपीएफ की तैनात की गई है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी जगह जगह लगाया गया है। एडीजी ने कहा कि जुम्मे से पहले पुलिस लगातार धर्मगुरुओं से बातचीत कर उनसे शांतिपूर्ण जुम्मे की नमाज अदा कराने की अपील कर चुकी है। एडीजी कानून प्रशांत कुमार का ये कहना है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर धर्मगुरुओं से पहले ही संपर्क कर लिया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजकुमार, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है। पहले भी 2 जुम्मे की नमाजों पर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में हुड़दंग मचा था। आज कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या कुछ तैयारी है? राजकुमार जी, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान जो है मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ आया है, और ऐसे में जो है लगातार जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे युवा है, वो लगातार सड़कों पे उतर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ऐसे में जुम्मे की नमाज जो होती है वो खास तौर पर इसमें जो है प्रशासन अब की बात पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि अभी पिछले जुम्मे को जो है देखा गया था कई जनपदों में, यहाँ तक कि प्रयागराज में ऐसे अराजक तत्वों के द्वारा आगजनी और अन्य घटनाएं की गई, जिसमें से ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं पर पुलिस के द्वारा जो है
कवरिंग करके जो है गिरफ्तारी भी की गई और उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भी डाला गया। पूरे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लगभग 400 से ज्यादा अराजक तत्वों को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब बात करें, आज जो है जुम्मे की नमाज है और ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार जो है एक दिन पहले पुलिस जो है धर्मगुरुओं के साथ, मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनके साथ जो है और आम जनमानस के साथ बैठकर जो है एक तरह से उनसे मीटिंग की और शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक जो है जुम्मे की नमाज अदा करने की अपील की है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर सीएपीएफ, पीएससी की बात करें तो ये कितनी कंपनियां तैनात की गई हैं? क्योंकि अमेठी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अब इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी में अभी फिलहाल शांतिपूर्वक चल रहा है, क्योंकि कल ही जो है अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और अन्य जो सीओ हैं और एसओ हैं और जो भी तहसील एसडीएम उनके द्वारा जो है पूरे जनपद में जगह जगह पर जो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे जाए देखा जाए जगदीशपुर और अन्य इलाके, वहाँ पे जो है उनके द्वारा एक रोड पर जो है निकाला गया, मार्च निकाला गया, लोगों से अपील की गई और पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से कई जो है थानों की पुलिस जो है लगा दी गई है और उनसे अपील भी की गई कि जो है आप जो है शांतिपूर्वक जो है रहें, जिससे कि अमन भाईचारा बना रहे और मस्जिद पर जो नमाज अदा करने जाए वो शांतिपूर्वक जाए और नमाज अदा करने के बाद सीधे अपने घर को जाए। किसी भी प्रकार से वो रोड पर न टहले, जिससे कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो। और वहीं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वो जो है ड्रोन से मैपिंग कर रहा है, पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ाया जा रहा है, ड्रोन से देखा जा रहा है कि किसी के छतों पर या ऐसे कहीं जगहों पर लोग भीड़ इकट्ठा ना हो और जो है कहीं भी पत्थरबाजी के लिए करने के लिए या कोई भी जो भी अराजक तत्व एक्टिविटीज ऐसी करते हैं उनके द्वारा कुछ भी ऐसी घटनाएं ना घटे और इस पर जो है कड़ी जो है एक तरह से निर्देश दिया गया है प्रशासन के द्वारा और उस पर जो है एक तरह से नजर भी बनाई रखी है। जी, ये कोशिशें पहले भी की गई थी राजकुमार। अगर पिछले शुक्रवार की हम बात करें तो पूरी तरीके से पुलिस सतर्क थी, बावजूद इसके इतना बड़ा हंगामा देखने को मिला। तो इस बार भी संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में क्या धारा 144 का सहारा ले रही है, चाहे वो सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो, कि धारा 144 लागू कर देते हैं ताकि इकट्ठे ना हो पाए लोग? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में धारा 144 की बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अमेठी प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। अन्य जगहों पर जो है जहाँ पे ऐसे अराजकताएं हुई, चाहे वो प्रयागराज हो या कानपुर, जहाँ पे भी हुई है वहाँ पर जो है कुछ प्रशासन ज्यादा ही सख्त है। और ऐसे में अगर देखा जाए जो पिछली घटना हुई वो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो है एक तरह से ढीला रवैया रहा है। अगर वो समय रहते सचेत लेता और जो है जैसे आज वो कर रहा है पूरी तरह से मुस्तैद रहता, सड़कों पर कॉमिंग करते, लोगों को समझाते, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था और जो आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं हम बच जाते। लेकिन अब की बार जो है जुम्मे की नमाज के एक दिन पहले से ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे पीएससी की बटालियन भी लगा दी गई है और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे पूरी तरह से सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी किसी नजर रखी जा रही है या नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं और फिर इनके द्वारा हिंसक प्रदर्शन की योजना बनाई जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा भड़काऊ पोस्ट डालना और ऐसी चीजें गतिविधियों पर भी लगातार आईटी सेल के द्वारा नजर रखी जा रही है। अगर कहीं पर भी ऐसी गतिविधियां पाई जाती हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा और एसपी के द्वारा ये दिशा निर्देश भी दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण, भड़काऊ पोस्ट करने से बचे, जिससे कि उस पर किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई न की जाए। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये मुस्लिम धर्मगुरु जो है, जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी अपनी कौम के लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। राजकुमार जी, आपको बता दें कि अमेठी की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, मस्जिद जो है जामा मस्जिद है और यहाँ पे हमने जो इमाम है कादिर जी, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने भी बताया कि हम जो है कई दिनों से जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आ रहे हैं नमाजी, उनसे हमने बात की और उनको बताया है कि हम पूरे तरीके से शांति, अमन, चैन की दुआ मांगते हैं और हम चाहते हैं कि समाज में भाईचारा सौहार्द बना रहे, जिसके लिए हम जो है पूरी तरह से लोगों को समझाए हैं और बताए हैं कि हम किसी भी प्रकार से अराजकता नहीं फैलाएंगे और अराजकता फैलाने वालों को भी सख्त दिशा निर्देश दिया है कि आप किसी प्रकार से कोई भी घटनाएं ना करें, जिससे कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और बिगड़े ना।
चलिए, फिलहाल उनके द्वारा जो है वे लगातार ठीक है, जो शुक्रिया मुस्लिम राजकुमार, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी से ही पुलिस जो है पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आज जुम्मे की नमाज है, ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों ही कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए पहले से ही कई पुलिस फोर्स अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। राजधानी चंडीगढ़ का रुख करते हैं। आज 17 तारीख को पूरे पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पंजाब के आगे प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 16 तारीख को पंजाब कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के घर का घेराव करने की कोशिश की गई थी, जिस दौरान उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की गईं। उसके बाद आज फिर से उन्होंने अपने अगले संघर्ष का ऐलान पहले से किया हुआ है और इस संघर्ष के ऐलान की वजह से आज जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। भाई, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी जी के ऊपर पिछले 3 दिन से उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया जा रहा है और 12-12 घंटे पूछताछ की जा रही है। ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने जिनसे 3 दिन लगातार और आज फिर चौथे दिन बुलाया गया? मेरे को ये समझ नहीं आ रही। और कल जो हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर में, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस ने घुसकर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, लड़कियों को, जो लड़कियां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनको मारने का काम किया गया। मैं समझता हूं कि इस तरीके की राजनीति, जो बदलाखोरी राजनीति है, ये कभी इस देश में देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान में तो ऐसा हुआ करता था। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश सरकारें ना करें। जो व्यक्ति इनसे नहीं दबता है, जो इनकी बात नहीं सुनता है, जो इनके कहना नहीं मानते हैं, उनके पीछे फिर ईडी, विजिलेंस, ये तमाम एजेंसियां, सीबीआई ये डाल देते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी आज कांग्रेस पार्टी, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने कर रखी हैं पहले से? जी पहले अगर हम कहें कि हेडक्वार्टर घेराव नहीं, अपने हेडक्वार्टर से प्रदर्शन करेगी। आज की अगर हम बात करें तो एक अलग इनिशिएटिव लिया गया, जैसा आप देख सकते हैं कि जब से पहली बार अगर हम कहें कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था ईडी से, तब कदम उठाया गया था ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद लगातार ही अगर हम कहें कि कांग्रेस अपने हेडक्वार्टर्स या फिर ईडी हेडक्वार्टर्स के आसपास प्रदर्शन कर रही है। कल के मैं प्रदर्शन की बात करूं तो कल खुद अगर हम कहें कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर पंजाब के राज्यपाल के घर का घेराव करने गए थे, सिर्फ इसी मामले को लेकर। कल उन्हें पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा। तो ये अगर हम बात करें तो आज इस मुहिम को पंजाब में और ज्यादा तेज किया जा रहा है। आज अगर हम कहें कि सभी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के आगे प्रदर्शन किया जाएगा, पर सवाल यह है क्या ये कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स तक ही सीमित रह जाएगा या फिर बाहर निकल के कहीं और भी जाके प्रदर्शन किया जाएगा? जैसे कॉल दी जा रही है, पुलिस ने अपनी तरफ तैयारियां की हुई है। पुलिस ने अगर हम कहें सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लिया, जहां जहां पंजाब में कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स, वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पर अब ये देखना होगा कि कॉल दी गई, क्योंकि आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, पर वो डेट एक्सटेंड होगी, अब आज की जगह सोमवार को बुलाया गया। तो सवाल यह है कि क्या ये आज का प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से सरकार पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। यहाँ लगातार अगर हम कहें कि उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि राहुल गांधी से पूछताछ कांग्रेस के ऊपर या फिर हम कहें कि ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है, तो वहीं अपनी तरफ से जिस ये प्रदर्शन जिनको ना सत्याग्रह का नाम दिया है, इससे सरकार के ऊपर कांग्रेस प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, पर वो काफी हद तक कामयाब हो गए नहीं हुए, समय ही बता पाएगा। जी पल्लवी। अमित, इस प्रदर्शन की अगर बात करें तो क्या इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी छवि सुधार पा रही है? क्योंकि लगता नहीं है ऐसा। अगर जनता से जुड़ा मुद्दा होता, जनता के हितों का कोई मुद्दा होता, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ ट्वीट पर सिमट जाती है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी की बात है तो पिछले 4 दिन से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने हंगामा मचाया हुआ है। छवि धूमिल हो रही है या सुधर रही है कांग्रेस पार्टी की? जी पहले यही अगर हम कहें कि आश्चर्य की बात है, आमतौर पे जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जिसमें अगर हम कहें कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो विरोधी इतने बड़े प्रदर्शन किसी मुद्दे को लेकर करते, पर अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये जितना ही प्रदर्शन आप कंसिडर करें तो ये राहुल गांधी को लेकर, पर एज सच किसी बड़े मुद्दे को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया गया। और यही एक बहुत बड़ा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं
आम जनता यही सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर जब आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हो तो किसी मुद्दे को लेके क्यों नहीं करते। आप अपने राहुल गांधी के लिए आपने इतना बड़ा प्रदर्शन कर लिया, आपने पूरे भारत में कॉल कर लिया, पूरे भारत मीडिया दफ्तर आगे जाके बैठ गए, तो पर जब यही लोगों के मुद्दों की बात थी तब आपकी तरफ से प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? तब क्यों आप कुछ देर के लिए आप आते थे, कुछ छोटा सा प्रदर्शन क्यों चले जाते थे, क्यों तब आप इतने शांतिपूर्ण? अब जब आपके खुद के एक तरह से हम कह सकते हैं राहुल गांधी जो इनके लीडर है उनके ऊपर अगर जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है तब आपकी तरफ से इतना हंगामेदार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसमें अगर हम कहें कि दो तरफा मार कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है, जहां पे उनकी इमेज अगर हम कहें एज एन ऑपोजिशन कमजोर हुई है क्योंकि वो अपने लीडर के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं हम दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि लगातार लोगों में उनके लिए जो एक भरोसा धीरे धीरे, क्योंकि एज ऑपोजिशन थोड़ा तो काम करना शुरू किया था, लोगों को थोड़ा तो विश्वास जागना शुरू हुआ था, पर वो उस लेवल तक नहीं प्रदर्शन किया पा रहा। बार बार ये कहा जा रहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के आदि हैं, पर अब जब प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस की इमेज पे। जी पल्लवी। बिल्कुल, और अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उग्र नजर आ रहे हैं। राजधानी चंडीगढ़ में किस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है इस प्रदर्शन की वजह से? क्या रफ्तार पर ब्रेक लग गया? ये प्रदर्शन बड़ा कारण बन रहा है इस समय। देखिए पहले अगर हम कल की बात करें तो कल एक मेन रूट है ये, अगर हम कहें कि जहाँ पे 15 सेक्टर पंजाब कांग्रेस का दफ्तर है उसके ठीक आगे ही अगर हम कहें उस रूट पे पीजीआई के लिए गाड़ियां जाती हैं। अगर हम कहें कि ठीक पीछे पीजीआई या फिर हम कहें कि एक पीजीआई सेंटर है सबसे बड़ा, अगर हम कहें कि पूरे चंडीगढ़ मोहाली का और पूरे पंजाब से यहाँ लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और एक रूट को वन वे को ब्लॉक करना पड़ा था, लोगों को डाइवर्ट करना पड़ा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन चलते आम जनता को दिक्कत तो आई थी, क्योंकि इसके लिए अगर हम कहें कि एम्बुलेंस को रॉन्ग साइड रूट भेजने पड़े, लोगों को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि कल की जो कॉल थी उसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता था। तो इसलिए जो लोग नॉर्मल तार पे आए, क्योंकि देखिए कॉल सुबह 10 बजे की थी, 10 बजे से अगर कहें कि लगभग 1 से 2 बजे तक वो रूट बंद रहा था, तो उसमें आप सीधे बात अंदाजा लगा सकते हो कि एक बहुत ज्यादा एक्टिव रूट, जो आप देखिए कि 16 हॉस्पिटल से भी वहाँ के लिए पीजीआई के लिए डायरेक्ट रूट जाता है, तो वो सभी रूट्स पे अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है, और ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये किसी दफ्तर नहीं जा रही है, अपने किसी काम से नहीं आ रही है, वो लोग हैं जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, और हॉस्पिटल जो भी व्यक्ति जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा इमरजेंसी को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आम जनता पे इसका जरूर असर पड़ा था। खैर बाद में रूट खोल दिए गए थे, पर सवाल ये था कि सुबह 10 बजे से अगर हम कहें कि जो 12-1 बजे तक प्रदर्शन चला तब तक जरूर लोगों को बहुत दिक्कत आई थी। अभी राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, हालांकि 3 दिन की राहत उन्हें दी गई है। अमित, सोनिया गांधी को भी समन भेजा गया है 20 तारीख के लिए। अगर उनकी तबीयत सही होती है तो उन्हें भी ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। क्या उस समय कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होने वाला है? अभी राहुल गांधी के लिए जब इतना हंगामा मच रहा है, सोनिया गांधी जब पेश होंगी तो क्या होगा? जी यही एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के मन में कि जब राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है तो सोनिया गांधी के लिए कितना बड़ा प्रदर्शन देखने मिल रहा है। क्योंकि देखिए सोनिया गांधी एक आइकॉन है, अगर हम सीधे तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप या फिर एक स्ट्रॉन्ग पिलर, तो उसमें सोनिया गांधी का नाम आता है, और शायद सोनिया गांधी के बगैर अभी हम कांग्रेस को कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जब सोनिया गांधी खुद ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तब क्या प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब उग्र हो चुका है। और यही एक बड़ा सवाल है लगातार कि लोगों के मंशा है कि क्या ये हमें बड़ा होगा या फिर इसको शांत कर दिया जाएगा। ये ऑफ कोर्स सोनिया गांधी के आने पे डिपेंड करता है कि क्या सोनिया गांधी आती है, क्या वो ठीक होती है। तो अगर तो कोरोना हुआ है तो ठीक होने में टाइम पीरियड जैसे हम नॉर्मली लेते हैं कि कोविड की 14 दिन की अगर हम मैंडेटरी क्वारंटीन है, ठीक होने के बाद भी एक टाइम पीरियड होता है, तो उन सब चीजों को फैक्टर इन किया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा, फिर ईडी किसी तरीके से चाहे अगर हम कहें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी और माध्यम से उनसे पूछताछ करेगी, ये एक बड़े सवाल रहेंगे। जी कल के प्रदर्शन के बारे में अगर बात करें तो कितने कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए अमित? क्योंकि राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया जा रहा था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया होगा। मेरी आवाज मिल रही है अमित आपको? अमित से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको राजधानी चंडीगढ़ की खबर से हम रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 17 तारीख को पूरे पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पंजाब के आगे प्रदर्शन करेंगे। 16 तारीख को पंजाब कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के घर का घेराव करने की कोशिश की गई थी, जिस दौरान उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की गई। उसके बाद आज फिर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का ऐलान है।
बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। 50% महिलाओं और युवाओं को पार्टी मौका देगी। प्रदेश की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पार्टी ने भाईचारा बनाओ यात्रा शुरू की है। यह बात रामपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रेम कुमार हवाल ने कही। उन्होंने कहा कि बसपा कार्यकर्ता आम जनता से मिलकर पार्टी के कामकाज और उद्देश्यों को लेकर हिमाचल में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। किसान, बागवानों और बेरोजगारों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार सर्वे के आधार पर पार्टी प्रत्याशियों को टिकट देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दिशा निर्देशानुसार हिमाचल में 50% टिकट महिलाओं और युवाओं को दिए जाएंगे। आने वाले समय में जन वेतन अभियान को तेज किया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ टीना ठाकुर, हिमाचल ब्यूरो चीफ, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। उनका रुख कर लेते हैं। टीना जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी कर रही है? और 45 सीटों पे उपस्थित, हालांकि कोशिश और काफी जो लोग हैं जो अन्य पार्टी नाम मिलते थे जो कुछ सफलता नहीं मिलेगी। फिलहाल की अगर मैं बात करूं, बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जो है कहा है कि हिमाचल में जो है 68 की 68 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और अधिकतर जो है युवाओं और महिलाओं पर वो दाव खेलेगी। हम हिमाचल में जो है क्योंकि उनको ये पता है कि यूथ है और महिलाएं हैं, जो बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी समस्या जो है उसको भुनाना चाह रही है। और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि हिमाचल में जो 68 सीटें उनमें से जो 50% जो टिकट है वो महिलाओं और युवाओं को दिए जाएंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी भी आम आदमी पार्टी की तरह तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का ये जो कोशिश है तीसरा विकल्प बनने की, काफी टाइम 2007 से वो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। और अगर 2017 के इलेक्शंस की बात करूं, कुछ सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े भी किए थे, लेकिन वो इतना प्रतिशत उनका वोट का जो पिछले चुनाव थे उनसे भी काफी कम हो गया था। तो इस तरह आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोग उनको कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अभी जनाधार कुछ नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, उनके द्वारा बस प्रयास किया जा रहा है विधानसभा चुनाव में खुद को स्थापित करने का। जानकारी मिल रही है ये कोई भाईचारा बनाओ यात्रा वो लोग शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू हो चुकी है? किस तरह की ये यात्रा है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इनके प्रदेश महासचिव है प्रेम कुमार मवाल, तो उन्होंने कहा था कि जो किन्नौर से ये शुरू हो चुकी है यात्रा। पिछले 4-5 दिनों पहले ही उन्होंने भाईचारा बनाओ यात्रा शुरू की है और ये करसोग मंडी होते हुए पूरा प्रदेश इनका ये है कि हम कवर करें। लेकिन अभी ये रामपुर तक पहुंचे हैं, पिछले कल ही ये रामपुर इनकी यात्रा पहुंची थी। तो ये इनका ये कि इसमें ज्यादा यूथ और महिलाओं को इनमें जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि अगर हम इनकी कार्यकारिणी की बात करें, फिलहाल जो है हर जिले में जो है इनकी कार्यकारिणी पूरी नहीं है। और जनाधार, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जनाधार भी पार्टी के पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है और कोई बड़ा नाम, कोई चेहरा हिमाचल में भी फिलहाल कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बसपा को पहले भी यहाँ पे जो चुनाव लड़ी है उसमें कोई खास बड़ी सफलता हासिल नहीं वो कर पाई है। एक सीट तो खैर जीतने बहुत दूर की बात है, लेकिन जो वोट प्रतिशत था वो भी बहुत उनको कम मिला है, नोटा से भी बहुत ज्यादा कम मिली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बसपा की जो कोशिश है आने वाले दिनों में उनको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और फिलहाल ऐसी कोई बड़ी संभावना अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है कि बसपा को आने वाले दिनों में कोई बड़ी सफलता ऐसी मिल सकती है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी वो उनके साथ ऐसी कुछ चीज नहीं जुड़ी हुई है जो लोग उनको रिलेट कर पाए अपने साथ। इससे अच्छा तो वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल बसपा के सामने एक चुनौती है जो वो 2007 से खुद को हिमाचल में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उस चुनौती को इस बार भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है और देखते हैं कि जनता इस चुनौती को उनकी किस तरह से लेती है और किस तरह से उनके उम्मीदवारों को वो देखती है। एक बहुत बड़ी बात यह है टीना जी कि उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी ने एंट्री की थी तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया था। अब हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी है, अब बसपा भी प्रयास कर रही है, तो इसका नुकसान किसे होगा? जो वोट बटेंगे वो किसके बटेंगे? देखिए, अगर वोट की हम बात करें तो फिलहाल
जो भाजपा का जो कैडर वोट है वो मिलता नहीं है। और भाजपा के बारे में ये प्रचलन में है कि जो उनका जो कट्टर वोट है वो अगर नाराज भी है तो भी वो एंटी वोटिंग नहीं करता, लेकिन जो वोट प्रतिशत के जो सबसे ज्यादा जो घाटा उठाना पड़ता है या वोट का जो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बट जाएंगे, तो जिसका सबसे ज्यादा जिसको घाटा उठाना पड़ेगा वो कांग्रेस ही है फिलहाल, क्योंकि कांग्रेस को ही इस तरह का, क्योंकि कांग्रेस से रुष्ट है लोग या कांग्रेस से जो बड़े नेता जो चाह रहे हैं कि मिले और वो सत्ता में आए, तो वो इस तरह का अगर आप देखेंगे कि तो सबसे ज्यादा डेंट। और अगर आप उत्तराखंड जैसे आप बता रही हैं, उत्तराखंड में भी अगर आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी अपना चुनाव बेशक हार गई, अपनी जमानतें बेशक उन्होंने जब्त करवा दी, लेकिन अगर कुछ सीटों पे आप डिफरेंस देखेंगे तो 100-500 सीटों से जो है भाजपा उम्मीदवार जीते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे माना जा रहा है कि ये जो डेंट है हिमाचल में भी वो आने वाले दिनों में कांग्रेस को ही ये डेंट जो है पड़ने वाला है। बिल्कुल, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और ये कहा जाता रहा है राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि बसपा को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत बसपा अब इस बार हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 विधानसभा सीटों पर उतरने का मन बना रही है? बसपा फिलहाल जो है 2017 के अगर हम चुनाव देखें, 2012 के चुनाव देखें, उसमें कोई उन्होंने कोई अपना कोई ऐसे कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं किया था। एक आधा अगर सीटों को हम छोड़ दिया जाए तो कुछ बड़ी चीजें इन्होंने यहाँ पे इन इलेक्शंस में नहीं की थी। 2007 में इन्होंने जरूर कोशिश की थी, 45 सीटों पे इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारे थे, बहुत बड़े बड़े चेहरे उस तक के साथ जुड़े भी थे। मायावती खुद यहाँ पे प्रचार पर आई थी, काफी उन्होंने रैलियां यहाँ पर की थी। उस वक्त कहा भी जा रहा था कि हाथी को जो है पहाड़ की जो चुनौती है वो भारी पड़ सकती है, नहीं चढ़ पाएगा, तो वो ऐसा ही हुआ। और 2012 और 17 के इलेक्शन में भी बसपा ने कोई अपना उम्मीदवार इस तरह से कोई कैंडिडेट, कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा इनके पास नहीं था। जो है अगर आप देखेंगे कि बसपा एकदम से कह रही है कि हम 68 के 68 चुनाव विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और वो बता रही है कि आधे से ज्यादा जो यहाँ पर जो टिकट है वो महिला और युवाओं को मिलेगा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही है उसको डेंट देने के लिए, और जो कांग्रेस है वो सारा का सारा जो वोट प्रतिशत है जो उनके पास है इन दोनों पार्टी के पास, वो बांटने के लिए आप कह सकते हैं कि भाजपा की अंदरूनी तौर पे, हाँ साफ तौर पे तो ये सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा सकता है कि ये जो माहौल है ये सोची समझी रणनीति के तहत बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो माना जा रहा था कि बसपा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनकी कोशिशें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, तो फिलहाल वो नहीं लड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर एकदम से वो ये कह रहे हैं कि हम 68 के 68 विधानसभा, इसके पीछे तो बड़ा कारण तो होगा। बिल्कुल, और हिमाचल विधानसभा चुनावों के बारे में हम बात करें तो अभी कड़ी टक्कर कौन सी पार्टियों के बीच में नजर आ रही है? क्या त्रिस्तरीय इस बार चुनाव होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला, या फिर सीधी टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में है? परंपरागत तौर पे एक ही दो दल रहे, जनता है उन्होंने भी राजनीतिक जो विकल्प है, तीसरा विकल्प है, उसको कभी स्वीकार नहीं किया। और अभी तक खैर ये भी था हिमाचल में कि जो भी तीसरा विकल्प आया वो पूरी की पूरी 68 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाया। 40-45 या अधिकतर जो बसपा ने लड़ा है वो 45 सीटें, इससे ज्यादा जो है कोई 10 सीटों पे लड़ा, कोई 15 सीटों पे लड़ा। तो आप देखें कि हिमाचल की जनता ने कभी भी तीसरा विकल्प स्वीकार नहीं किया। दो परंपरागत दल यहाँ रहे, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन फिलहाल अगर इस बार के हम चुनाव की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दस्तक की, जिस तरह वो लोगों के बीच जा रही है और सीधे सीधे जो है वो कांग्रेस के जो बड़े नेता है उसमें शामिल हो रहे हैं या भाजपा के कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, तो आप सीधे तौर पे देखेंगे कि इस पर त्रिकोणीय मुकाबला हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा चुनौती नहीं भी दे रही है तो सीधे सीधे वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। तो इसका जो सीधा जो फायदा है वो फिलहाल भाजपा को ही दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी तक आप देखेंगे गुटबाजी ही कांग्रेस की हिमाचल में बहुत बड़े लेवल पर जा चुकी है। जगह जगह जहां भी इनके फंक्शन हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रही है, वहां पे साफ तौर पर गुटबाजी साफ नजर आ रही है। नेता सामने सामने जनता के बीच लड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो तीसरा विकल्प बनने की कोशिश करेगी और सीधे तौर पे जो डेंट है वो कांग्रेस को देगी और इसका जो फायदा है वो भाजपा को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। 50% महिलाओं और युवाओं को पार्टी मौका देगी। प्रदेश के स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पार्टी ने भाईचारा बनाओ यात्रा भी शुरू की है। बढ़ते हैं राजधानी देहरादून की खबर की ओर।
14 जून से शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। जिला विकास प्राधिकरण पर नियम 58 में सबसे पहले चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में सवाल उठाने के साथ जोरदार हंगामा कर दिया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने को लेकर विपक्ष अड़ा रहा, जिसके चलते आखिर में सदन शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाते हुए सदन में बजट की कॉपी फाड़ दी। इस बीच विधायक अनुपमा रावत और सुमित हृदयेश की मार्शल से धक्का मुक्की हुई। विधानसभा स्पीकर के कई बार कहने के बावजूद विपक्ष शांत नहीं बैठा। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने जो जिला विकास प्राधिकरण बनाए थे वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बीच विधायक अनुपमा रावत और सुमित हृदयेश की मार्शल से धक्का मुक्की हुई। कांग्रेसियों ने सदन में बजट की कॉपी फाड़ी। विधानसभा स्पीकर के कई बार कहने के बावजूद विपक्ष शांत नहीं बैठा। कि जिस प्रकार से जिला विकास प्राधिकरण के लिए उन्होंने 310 में सवाल लगाए थे और उस सूचना को माननीय अध्यक्षा जी ने नियम 58 पे सुनने का विनिश्चय दिया था और जो हर माननीय विधायक ने जो उस पर अपने प्रश्न लगाने चाहे थे, एक एक प्रश्न का जवाब सरकार के द्वारा यानी कि सदन के अंदर दिया गया। और ये उन्होंने भी स्वीकारा है कि जब मैं अध्यक्ष विधानसभा था उस समय जिला विकास प्राधिकरण को जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में लागू किया गया था उसके लिए एक समिति बनाई गई थी माननीय चंदन राम दास जी की अध्यक्षता में, और उस समिति की रिपोर्ट को भी विधानसभा में टेबल कर दिया गया, लेकिन वो शायद उसको सुनने को तैयार नहीं थे। एक तरीके से पूरा लूट का अड्डा बन गया है। मैं अगर अपने क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण की बात करूं, पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जिस तरीके से प्राधिकरण लूट खसोट मचा रखी है वह किसी से नहीं छुपी है। लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जानबूझ के क्योंकि इस बार वहाँ की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया तो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बैक डेट पर उनको नोटिसेस भेजे जा रहे हैं और उनसे अवैध वसूली की जा रही है और गांव का व्यक्ति जो कि कम शिक्षित है या जिसको ज्ञान नहीं है वो कहाँ से नक्शा और ये समझे। कोई अगर विडो महिला है, कोई विधवा महिला है, अगर उसके ससुर ने कोई मकान 60-70 साल पहले बनाया वो कहाँ से नक्शा लाएगी अगर उसका कोई देखने वाला या सुनने वाला नहीं है। तो इस तरीके का माहौल है। इसी के विरोध में आज हम सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी और हमने सदन से कहा, सरकार से कहा कि इसको अभी समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। हम वेल में गए, हमने शांतिपूर्ण ढंग से बात रखी। हमने कहा इसको अभी फौरन तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, नहीं सुना। संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ अपने सवालों को सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीगणों से हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहा, वो सुनने को तैयार नहीं है। पूरा शोषण, पूरा लूट हो रही है, जनता में नाराजगी है, आक्रोश है, गरीब कहीं का नहीं है, गरीब के काम नहीं हो रहे हैं, आम आदमी परेशान है। शहरी क्षेत्रों में छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने हाथ पांव फैला लिए हैं, वहाँ पर भी पैसा लिया जा रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारे सभी माननीय सदस्यों ने इसमें अपना वक्तव्य दिया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेगी। सरकार सवालों से बनना चाहती है। इसके मायने है कि सरकार पूरी तरह विकास प्राधिकरण के पक्ष में है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अस्करी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज उत्तराखंड में बजट सत्र का चौथा दिन है, आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए पल्लवी, आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। आज तमाम जो जानकारियां हमें मिली हैं और हमारे खुद चुकी संसदीय कार्य मंत्री प्रेम सिंह अग्रवाल से सीधे बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज जो है विभागीय बजट पर चर्चा होगी, विभागवार बजट पर चर्चा होना है, क्योंकि 65,571 करोड़ रुपए का जो प्लस का जो बजट आया है प्रदेश सरकार ने जो पेश किया है, तो उसी के सिलसिले में आज किस मंत्रालय को कितना बजट दिया जाना है, विभागवार पर एक विस्तृत चर्चा होनी है।
क्योंकि अभी जो है एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरा बजट पेश किया गया था, लेकिन अभी विभागवार चर्चा नहीं होती, क्योंकि अगर हम कल की बात करें, कल का पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं हंगामे भरा रहा। लगातार जो है कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए थे, जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा था और कई तरह के मुद्दे थे, वन विभाग से जुड़े मामलों के मुद्दे थे। लगातार कांग्रेस के मुद्दों पर बेल पर गई, बजट की कॉपियां फाड़ी गई, जो पूरा कल का दिन हंगामे भरा रहा। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज विभागवार चर्चा हुई है, किस पोर्टफोलियो को कितना पैसा दिया गया है, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाना है, इस पर विभागवार चर्चा हुई है आज। पल्लवी, बिल्कुल। ये बताया जा रहा है कि कल नियम 58 के तहत जो चर्चा शुरू हुई थी उस पर काफी हंगामा हुआ। ये क्या मसला है? जिला विकास प्राधिकरण को रद्द करने पर आखिर विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है? अस्करी, अस्करी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अस्करी जाफरी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो 14 जून से शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। जिला विकास प्राधिकरणों पर नियम 58 में सबसे पहले चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में सवाल उठाने के साथ जोरदार हंगामा किया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने को लेकर विपक्ष अड़ा रहा, जिसके चलते आखिर में सदन शुक्रवार सुबह यानी कि आज के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अस्करी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी। अस्करी, मेरा सवाल ये है कि गुरुवार को जिला विकास प्राधिकरण पर काफी हंगामा हुआ है। आखिर जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने पर विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो है विपक्ष मांग कर रहा है जिला विकास प्राधिकरण को खत्म किए जाने की, इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जिस तरह से अनुपमा रावत जो विधायक है हरिद्वार ग्रामीण से, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उसमें नक्शे मांगे जा रहे हैं पुराने, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। आखिर उसके पुराने नक्शे कहाँ से लेकर आए, क्योंकि उस वक्त जो है नक्शे का इतना प्रावधान भी नहीं था। तो जिस तरह से डिमांड की गई है विकास प्राधिकरण की तरफ से, जिला विकास प्राधिकरणों की तरफ से, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको परेशान करने का एक रास्ता सरकार ने निकाला है। विपक्ष इन तमाम सवालों को लेकर कल लगातार जो है सत्ता पक्ष पर हावी भी रहा, लगातार बेल में भी गया, हंगामा भी इस पर हुआ, जिसको लेकर के खुद अनुपमा रावत और सुनील प्रदेश के साथ कल जिस तरह से नोकझोंक हुई, जिस तरह से आरोप लगाया अनुपमा रावत ने कि मार्शल सिंह के साथ धक्का मुक्की की, और मीडिया में साफ तौर पर उन्होंने अपने हाथ के निशान भी दिखाए। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। लेकिन अगर हम बात करें आज के दिन की बंदवी, तो आज 2 विधेयक जो है पटल पर आ सकते हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, दूसरा अगर हम बात करें वो भूमि सुधार कानून, वो पटल पर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डिमांड चल रही थी बहुत लंबे वक्त से प्रदेश में भूमि सुधार कानून की और यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो कहीं ना कहीं आज सरकार इस पर एक चर्चा भी कर सकती है और सदन के पटल पर ये रखा जा सकता है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये पास भी हो जाए। तो आज इस तरह के जो विधेयक हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें विधानसभा जो सेशन चल रहा है अभी तक, उसमें ये देखा जा रहा है कि कोई निष्कर्ष बहुत ज्यादा साफ सुथरा निकल कर नहीं आया है। लगातार कल का दिन, चूंकि कल पूरा दिन एक हेक्टिक था और बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है सत्ता पक्ष के बीच, और सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो दल है कांग्रेस, उनके नेताओं के बीच बहुत हंगामा रहा है कई चीजों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आज चौथा दिन है, और एक बात और, कल ही चूंकि कार्यमंत्रणा की बैठक हुई थी मिड सेशन के बाद में, तो खुद जो विधानसभा अध्यक्ष है ऋतु खंडूरी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज जो है आज सदन आज तक ही चलेगा। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है कि पहले सरकार को डिसाइड करती है 14 से 20 तक का सदन चलेगा, लेकिन ये 14 से चल करके 17 तक ही समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक चिंता का विषय
विषय। आखिर ये इतना जो सेशन जो डिसाइड किया गया था 14 से 20 तारीख तक का, वो इतना लंबा क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें प्रश्नकाल की, प्रश्नकाल भी कहीं किसी हद तक ठीक चल रहे हैं, और अगर हम बात करें जो सरकार जवाब दे रही है, चाहे वो नियम 58 के तहत हो या नियम 310 के तहत हो, तो कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल से खासा नाराज नजर आ रहा है। और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है जो विपक्षी नेता है, जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल लालू साहब का, उससे कहा है कि जो सत्तापक्ष के नेता है वो होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं, एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है लगातार उठ रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से कल शाम जो है कार्यमंडल में की बैठक हुई और इसको 20 जून तक न चला करके विधानसभा सत्र को आज ही इसको खत्म किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, तो ये वाकई एक सत्ता पक्ष के लिए एक सोचनीय विषय है। क्योंकि जब 14 से 20 तक के लिए डिसाइड हो जाती है डेट, और आज उसको खत्म किए जाने की बात करें। ठीक है, शुक्रिया अस्करी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबर की ओर। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है। वह शुक्रवार को नमाज के बाद 17 जून को विरोध की तैयारी कर रहे हैं। डीसीपी जोन 12 सोमनाथ खारगे ने मालाड दिंडोशी के पास आर्किड स्कूल प्रांगण में उलेमाओं से मुलाकात की। बैठक के बाद मौलाना इशमुद्दीन पीरजादा ने कहा कि वह प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की पुलिस की बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले देखा है कि प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसे किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने से बचेंगे। हम प्रकाश आंबेडकर से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील करते हैं। उन्होंने हमेशा मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया है। हमने लोगों से नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत जैसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके बारे में मैंने खुद श्री प्रकाश अम्बेडकर के साथ बात की है और उनको रिक्वेस्ट की है कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ध्यान में रखते हुए अगर पॉसिबल हो तो मोर्चा कैंसिल करें, इसलिए कि वो सब शांति बनाए रखेंगे। अभी उनको मिल रहा सामने जो मीटिंग रखा गया था मोहल्ला कमेटी की और सभी मस्जिदों के मौलाना मौलवी लोगों को बुला के यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है कि भाई हमारे 12 जोन की में जो भी है, ये जो भी अफवाहें फैल रही है और जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुस्ताखी किए हैं, तो हमने ये कहा कि भाई जो ये मोर्चे निकल रहे हैं और जो जुलूस निकल रहा है उसके आप कानून आपके हाथ में है और जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करेंगे। कानूनन जो संविधान है, संविधान के ऊपर अपना पूरा भारत देश चला है और मुंबई के अंदर अमन और शांति हमेशा कायम रहे। आप लोग उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कर लेंगे। तो सब लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई डीसीपी साहब ने यहाँ पे बुला के सब लोगों को गाइडलाइंस दिया, अमन शांति रखने का पैगाम किया और कानून जो तरीका है, और बीजेपी ने भी जो उनको जो 6 साल के लिए खारिज किया है, लेकिन कानून जो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए तो अभी तक हुई नहीं है। तो डीसीपी साहब ने हमारे पास में जवाब दिया है कि हम लोग उसका जो है ना जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और कानून के हिसाब से जो भी होएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई हर जगह पे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। प्रकाश आंबेडकर के द्वारा 17 तारीख को प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उलेमाओं ने अपील की है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल ना हो। देखिए, महाराष्ट्र में आज वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा यह घोषणा की गई है कि नमाज के बाद आज जो है मुंबई में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व में किया जाएगा। इसको लेकर महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस दोनों अलर्ट है। मुंबई पुलिस की तरफ से जगह जगह तमाम जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं उन्हें बुलाकर बताया जा रहा है कि बिना इजाजत अगर कोई इस तरह का आंदोलन या मोर्चा निकालता है तो उसमें आप लोग शामिल मत होइए। फिलहाल अगर इजाजत दी जाती है तो आप लोग होइए, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर प्रदर्शन करना बेहद गलत है।
इसको लेकर कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के तमाम धर्मगुरुओं ने यह माना है कि मुंबई पुलिस जो बता रही है वो सही बता रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने पहले भी कहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कड़े एक्शन की बात कही है, मुंबई पुलिस वो अपने वादे पर कायम है और इसी वजह से कल देर शाम महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस इस वक्त दिल्ली गई हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस का पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होने में देर लग रही है। लेकिन दिलीप वळसे पाटिल और मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने पहले ही कहा था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय भी समर्थन करते हैं और मुस्लिम समुदाय का सीधे तौर पर मांग है कि जिस तरह से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सिर्फ बर्खास्त करके पल्ला झाड़ रही है, सिर्फ बर्खास्त करना काफी नहीं होगा, नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़े एक्शन होना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। जी अभी क्या लग रहा है, संभावना है कि आज कोई बड़ा प्रदर्शन हो सकता है? क्योंकि भले ही उलेमाओं ने अपील कर दी हो, पुलिस ने अपनी अपील कर ली हो, पुलिस ने बैठक भी कर ली हो, लेकिन संभावनाएं बनी हुई हैं। पिछले जुम्मे को भी यही हुआ था सत्य प्रकाश, गुरुवार को तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। ऐसे में आज क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयारी है और मुंबई पुलिस ये चाहती है कि धरना प्रदर्शन ना हो, शांतिपूर्वक सब बातें रखी जाए। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा यह घोषणा की गई है कि आज हम मुंबई में, खासकर दक्षिण मुंबई में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर प्रदर्शन तो होगा, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस ने अब कमान संभाली है, ऐसे में ज्यादातर लोगों को शामिल होने की आशंका है। लिहाजा मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयारी में है और तमाम सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी लगाई गई है कि किसी भी तरह का कोई अशांति न फैले और किसी भी तरह की कोई भागदड़ न हो। हालांकि मुंबई पुलिस लोगों से आह्वान भी कर रही है कि इस तरह का समाज में अशांति फैलाने वाले के खिलाफ उन्हें तुरंत जानकारी दें, जिससे मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन ले सके। लेकिन धरना आंदोलन में नहीं होने के लिए भी दूसरी तरफ मुंबई पुलिस अपील कर रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में आज वंचित बहुजन समाज के द्वारा एक प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस प्रशासन ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जो तैयारियां की हुई हैं वो अपनी तैयारियों में सफल हो पाते हैं या नहीं। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।